नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में छठे चरण को लेकर लोकसभा चुनाव यानी मतदान कल शनिवार को 8 सीटों पर होने वाला है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज और वैशाली लोकसभा की सीट शामिल है। ये तमाम सीटें एनडीए के खेमे में है, लेकिन इस बार जो जनता का मिजाज है वो कुछ सीटों पर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में झटका लगने की उम्मीद कई सीटों पर बढ़ गई है। इसके बारे में हम विस्तार से आज एक बार फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और आरा में उन्होंने जो आरके सिंह बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं, जो इस बार एक बार फिर से कैंडिडेट बनाए गए हैं, वहां पर जनता को संबोधित किया और लालू यादव के साथ राहुल गांधी को निशाने पर लिया। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर कल आ रहे हैं और 3 संसदीय क्षेत्रों में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही काराकाट है, बक्सर है और पाटलिपुत्र लोकसभा की सीट शामिल है। लेकिन इन सब के अलावा आज जिस प्रकार से सुबह सुबह राजद के तरफ से बिहार में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वो पक्षपातपूर्ण रवैये के अनुसार इस बार वोटिंग के दौरान वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या आगे कर सकते हैं, ऐसे में राजद ने उन अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि सरकार पलट भी सकती है और ऐसी परिस्थिति में किसके साथ क्या होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो अब इस पर विस्तार से समझने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है कि आखिरकार राजद को ये बात क्यों कहनी पड़ गई, और उसके बाद हम फिर से 8 सीटों को लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राजद ने बहुत गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैये के अनुसार काम मत कीजिए। अगर करते हैं तो देखिए, दुनिया देख रही है, जनता तो देख ही रही है, लेकिन सरकार बदली तो फिर क्या होगा कोई नहीं जानता। ये आरजेडी के तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है और ये लहजा जो था कि सरकार बदली तो बक्से नहीं जाएंगे, मैंने ध्यान में रहे, सरकार बदलेगी तो बक्से नहीं जाएंगे, ये एक तरह से धमकी है। प्रधानमंत्री अगर बिहार में आते हैं और उनको कहीं रात्रि विश्राम करना है तो राजभवन प्रोटोकॉल के हिसाब से ही वो रहता है। प्रधानमंत्री राजभवन में बैठ के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हों, प्रधानमंत्री किसी को माने चीफ सेक्रेटरी को या किसी को भी फ़ोन करके और वोट को प्रभावित करने की बात कहेंगे, ऐसा ये माने रेयर हो सके, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन आरजेडी ने जो ये जो धमकी दी है, ये इसमें 2 बातें। एक तो ये हताशा में कह सकते हैं कि चुनाव में अगर आपको ये लग रहा है कि हम हारने जा रहे हैं तो ये आरोप लगाए कि वोट को प्रभावित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये लोग माने इंडी गठबंधन जो है वो लगातार ये कहता रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। तो ऐसी बातों का जिसका कोई आधार नहीं है, अगर कोई आधार रहता और उनके पास कोई ये रहता कि बताते कि इन लोगों से प्रधानमंत्री ने बात की है और क्या बात हुई, तो कोई इसके पीछे कोई आधार नहीं है। एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है कि प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। दूसरी, प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, माने 7 बार आ चुके, ये 8वीं बार उनकी सभा है। तो 8वीं बार बिहार आने से भी एक बेचैनी हम उसको कह सकते हैं कि वो है, और विपक्ष जो है वो थोड़ा विचलित जरूर होगा कि भाई बार बार उनके आने से, और चुनाव के दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिस दिन वो उस दिन भी अररिया में माने पूर्णिया में चुनाव चल रहा था और अररिया में भाषण कर रहे थे, और अभी भी जिस दिन वो पाटलिपुत्रा में सभा करेंगे और महाराजगंज में चुनाव होगा, तो वैशाली में चुनाव होगा। तो इस तरह से भी चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम रखे हैं प्रधानमंत्री चुनाव का, और तो इसमें एक शक बढ़ता है। लोग सोच सकते हैं कि आखिर क्या बात है कि उसी दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है। स्ट्रेटेजी है, अगर चुनाव आयोग ने वैसा दिन रखा है तो स्ट्रेटेजी बना के कोई भी कर सकते हैं, तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने जब किया तो
ऐसे ऐसे जो बनाए गए और उसके हिसाब से बाद में रैलियों को तय किया गया होता तो वो ठीक है, कोई स्ट्रेटजी है, हर पार्टी अपना करती है। तो इसमें ये आरोप लगाना कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, उसका कोई आधार देना चाहिए। मनोज झा कद्दावर नेता हैं, काबिल आदमी हैं, बोलते अच्छा हैं, तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, लेकिन उस आरोप में धमकी है और उस आरोप में हताशा है। तेजस्वी यादव ने भी इस बात को दोहराया है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने कहा है, और ये लोग मान के चल रहे हैं कि 25 में उनकी सरकार बनने वाली है, इसीलिए तो कहा कि सरकार बनेगी, पलटेगी और उस समय बक्से नहीं जाएंगे। तो अधिकारियों को एक तरह से माने धमकाया गया है, और हम तो यही कह रहे हैं कि हताशा में भी है और एक तरह से धमकी भी है। प्रधानमंत्री का दौरा है 3 सीटों पर अब कल, और 8 सीटों पर वोटिंग होगी, खासकर काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्र। तो प्रधानमंत्री के जनसभा से काराकाट का माहौल कितना बदलेगा उपेंद्र कुशवाहा के लिए? देखिए, काराकाट में हाल के दिनों में हवा थोड़ी बदल गई है। पवन सिंह जो हैं वो फिल्म स्टार हैं, पावर स्टार उनको सब कहते हैं, और नौजवान लड़के लड़कियां माने औरतें भी अब उस टीम में, चूँकि पवन सिंह की पत्नी लगातार गांव-गांव घूम रही हैं और उन्होंने एक माहौल बना दिया। खेसारी लाल यादव और दूसरे कई लोग वहाँ पहुँच गए, तो उससे एक माहौल बन गया। दूसरा ये हो गया कि राजपूत मतदाता उसमें ये मान के चल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा माने कई जगहों पर, जैसे औरंगाबाद में और दूसरी जगहों पर, कुशवाहा वोटर जो है वो जो पलट गया, तो इन लोगों को लग रहा है कि हम भी माने, तो राजपूत वोटर जो है राजपूत कैंडिडेट को ही करेगा, कुशवाहा को वोट नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति बन गई तो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ जाएगी। अब प्रधानमंत्री के आने से हमको लगता है कि निश्चित रूप से वहाँ पर हवा का रुख बदलेगा। प्रधानमंत्री का कद बड़ा है, माने देश के नहीं दुनिया के जाने माने नेता हैं, और काराकाट जैसे जगह पर वो अगर रैली करते हैं और लोगों से अपील करते हैं, तो जो 400 के पार का उनका नारा है, उसका एक गणित जो हिसाब किताब वो लगा रहे हैं, इसीलिए बिहार में वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसका असर उनको लग रहा है कि काराकाट, सासाराम, बक्सर, माने उस इलाके में आप देख लीजिए, सासाराम नज़दीक में है, काराकाट तो सटाई हुआ है, बक्सर वहीं पर है, और भोजपुर का आ रहा मुख्यालय, इन सभी सीटों को एक साथ वहाँ पर वो करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका एक असर होगा। पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव के लिए जो वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर मीसा भारती उनकी माने उनके खिलाफ लड़ रही हैं। रामकृपाल यादव पिछली बार उनके 2 चुनाव में मैं भी उनके साथ घूमकर मैंने देखा है, रामकृपाल यादव के वोटर हैं, उनके कैडर वोटर हैं, और उनको हर जाति धर्म के लोग उनको वोट करते हैं। लेकिन इस बार मीसा भारती माने लालू यादव ने जो माहौल बनाया है, और एक समाज में ये बन गया है यादव वर्सेस अन्य, तो वो एक असर है उसका। प्रधानमंत्री के आने से अगर रामकृपाल यादव के पक्ष में वो कुछ कहते हैं, बोलते हैं, तो पाटलिपुत्रा में भी हवा का रुख बदलेगा, ऐसा लगता है। विक्रम में आ रहे हैं, और विक्रम भूमिहार डोमिनेटेड क्षेत्र बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस बार भूमिहार जो है वो थोड़ा बीजेपी और एनडीए से नाराज हो गए, तो उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस कोशिश में जरूर रहेंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो खुले मन से कह दिया था कि जहानाबाद में अब की बार आप दीजिए, बाद में भूमिहारों को टिकट दिया जाएगा। ये बाबा बागेश्वर वाले जो आए थे धीरेन्द्र शास्त्री, इसी इलाके में, पाटलिपुत्र के इलाके में, नौबतपुर में उनकी सभा हुई। असल में वो भूमिहारों ने अपनी ताकत का एहसास कराया था, एक बड़ी शक्ति दिखाई थी कि वहाँ पर एक भूमिहार कैंडिडेट को भी कहीं ना कहीं सीट मिलना चाहिए। वो सीट नहीं मिलने से भूमिहार मतदाताओं में नाराजगी है। रामकृपाल यादव ऐसे उनको मैनेज कर लेंगे, लेकिन भूमिहार मतदाता अपना एक वर्चस्व चाहता है बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में, उसका एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और कोई बड़ा नेता उनके तरफ से होना चाहिए, ये वो कोशिश करते हैं, इसके लिए वो एकजुट होते हैं। तो इस बार भी माने ये पाटलिपुत्रा का जो भूमिहार मतदाता है वो एकजुट है, और वो किसी फेरबदल की कोशिश में है, तो इसलिए चिंता का विषय रामकृपाल यादव के लिए है। लेकिन हमको ये लगता है कि मोदी जी के उसमें रैली से उस पर भी असर पड़ेगा, उनको समझा लिया जाएगा सर।
कल शनिवार को 8 सीटों पर वोटिंग होगी, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की जो याचिका खारिज की है उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि एडीआर सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि जो वोट प्रतिशत देर से दिया जा रहा है वो 24 घंटे के अंदर में दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की उस याचिका को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम ये नहीं कर सकते। माने चुनाव आयोग को हम नहीं कह सकते कि आप इतने कम समय में वो दे दीजिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैन पावर की इतनी बड़ी कमी है चुनाव आयोग के पास, तो इतना जल्दी ये सारा काम करने के लिए हम उनको नहीं कह सकते। चुनाव आयोग ने इनकी जो पहली याचिका थी जिसमें इन्होंने कहा था कि वीवीपैट से वो मिलान की पर्ची हर वोटर को दे दिया जाए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई उसमें कहा गया कि इससे प्रभावित हो सकता है चुनाव। हर मतदाता को मालूम रहेगा कि हमने किसको वोट दिया है। अगर ये पर्ची बांट दी जाए तो ये सार्वजनिक हो जाएगा कि किसने किसको वोट दिया है, तो उससे बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। एडीआर के इन दो चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, महत्वपूर्ण फैसला है, और निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इससे बड़ी राहत मिली है। अब शुरू करते हैं उन 8 सीटों की चर्चा जिस पर कल वोटिंग होनी है, और कहा जा रहा है कि इन 8 सीटों में कई सीटें हैं जहां लड़ाई कांटे की है, और कुछ सीटें तो ऐसी फंसी हैं कि हो सकता है कि एनडीए उम्मीदवार चुनाव हार जाएं। तो कैसे देख रहे हैं? कल भी हमने इस मुद्दे पर बात की थी, प्रवीण बागी जी मौजूद थे, लेकिन आज कुछ नया खबर, कुछ नई अपडेट उन सीटों को लेकर? हाँ, नई बात तो ज़रूर है। मैंने हम लोगों ने कल जो बातचीत की थी उसमें ये था कि 4 सीटों में मैंने पेंच फंसा हुआ है, तो उसमें शिवहर की भी बात चल रही थी, लेकिन उसमें नई बात आ गई बेतिया में। अच्छा। बेतिया में संजय जायसवाल को लेकर जो कल हम लोग ये कह रहे थे कि वो सीट आसानी से निकलने जा रही है, वहाँ के वोटर तो जिनसे हमारी बातचीत भी हुई है वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है संजय जायसवाल ने, लेकिन आखिरकार हम लोग नरेंद्र मोदी को जिताना चाह रहे हैं, इसलिए उनको वोट करेंगे। लेकिन अभी जो हवा का रुख बदला है उसके हिसाब से अगड़ी जाति के मतदाता संजय जायसवाल से नाराज हैं, और उसकी नाराजगी के माने पुख्ता उनके पास कारण हैं। वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से संजय जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, उस समय अगड़ी जाति के लोगों का टिकट काटने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने चुन चुन कर अगड़ी जाति के लोगों का टिकट काटा। दूसरा, उनके पिताजी भी उस इलाके में वो सांसद रहे, और ये लोग लगातार वहाँ से सांसद रहते आए हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई भी विकास का काम, आप सोच सकते हैं कि बेतिया जैसे महत्वपूर्ण जगह, जहाँ चंपारण, जहाँ बापू ने अपनी सत्याग्रह यात्रा वहाँ से शुरू की थी, उस जगह का विकास ज्यों का त्यों, मैंने बेतिया जैसा मैंने 50 साल 100 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। तो लोगों में एक नाराज़गी है। माने छोटे शहर में ज़रूरी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क भी अगर उपलब्ध नहीं हो और उसके लिए जद्दोजहद करना पड़े तो लोगों की नाराज़गी वाजिब है। संजय जायसवाल को लेकर लोग क्षेत्र में नाराज़ हैं। चीनी मिलों के, उस इलाके में चीनी मिलों का सवाल है, और बेतिया महाराज की ज़मीन को जो कब्जा करने की और भू माफियाओं का जो उस पर है, माने गोलियां चल जाती हैं। कई बार बेतिया के इलाके में से गोली चल गई ज़मीन कब्जा करने को लेकर। तो ज़मीन कब्जा करने का एक सवाल जो है वो सवाल पर, सिंचाई के सुविधा के सवाल पर, और ख़ास तौर के जंगल के इलाके में कुछ ऐसी भी समस्या है जहां ज़मीन, ये जो जिन लोगों ने ज़मीन पर अपनी खेती बाड़ी की है उनका ज़मीन कब्जा करके और दूसरों दबंग उसको वो कर रहे हैं। ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बेतिया में आज तक जिनका हल नहीं हुआ, और संजय जायसवाल जैसे कद्दावर जो कई बार सांसद रह चुके, उनसे लोगों को उम्मीद थी और वो उम्मीद पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए इस बार संजय जायसवाल के खिलाफ लोगों में एक हवा बन रही है। अगर अगड़ी जाति का मतदाता
पीछे हट गया तो संजय जायसवाल की मुश्किल बढ़ जाएगी। मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खास तौर पे उनकी जाति के हिसाब से वो अगड़ी जाति के हैं, वो ब्राह्मण हैं और बेतिया के इलाके में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अधिक संख्या है, माने बड़ी संख्या में लोग हैं। तो अगर उन्होंने कोई हवा बना दी तो संजय जायसवाल की मुश्किल हो जाएगी। मदन मोहन तिवारी लोगों से मिलते जुलते हैं और लोगों के घर घर तक जाते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं और कांग्रेस के पुराने नेता हैं, तो इसलिए उनके पक्ष में हवा बनती दिख रही है। और मुकेश सहनी उस क्षेत्र के कितने बड़े फैन हाँ, ये एक बात ये रह गई कि देखिए मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह की बात वो लगातार कहते रहे हैं और बेतिया के इलाके में निषाद और ये मल्लाहों का एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक को ये मुकेश सहनी, चूँकि वो तेजस्वी यादव के साथ इस समय माने सबसे यारी इन्हीं दोनों की है। एक ज़माने में जो उनको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आज तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की दोस्ती, तो ये मुकेश सहनी मल्लाह वोटरों पर प्रभाव छोड़ते दिख रहे हैं बेतिया में। अगर मल्लाहों ने वो किया और अगड़ी जाति के मतदाता नाराज होकर पलटी मार गए तो संजय जायसवाल की सीट फंस गई है और वो मुश्किल में है। मुश्किल में है। और पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह वाल्मीकि नगर, राधा मोहन सिंह ने जो एक भावुक वो अनुरोध लोगों से किया है कि अब मेरी रिटायरमेंट है, इसी के बाद अब रिटायर होने वाले हैं, 6 बार वो वहाँ से वो रहे हैं सांसद। तो राधा मोहन सिंह के साथ वो एक बात है कि लोग चाहते हैं कि वो निकल जाएं इस बार भी, हाँ विदाई हो जाए। दूसरा कि वो आरएसएस के पुराने रहे हैं, कैडर रहे हैं आरएसएस के, तो भीतर भीतर आरएसएस के लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, वो संगठन करता भी रहे हैं। देश के कृषि मंत्री रहते हुए अपने इलाके के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, ऐसा माने है। अपने इलाके के कुछ किसानों को उन्होंने प्रभावित किया कृषि मंत्री रहते हुए, लेकिन एक सफल कृषि मंत्री के तौर पर उनको देखा नहीं जाता है। तो इसलिए राधा मोहन सिंह के साथ बात यही है कि लोग भावनाओं में बह के उनको चुनेंगे और दूसरा नरेंद्र मोदी का हाथ उन पर है तो वो चुनाव जीत जाएंगे। वाल्मीकि नगर में तो पिछड़े की लड़ाई है, एक तरफ कुशवाहा है, एक तरफ यादव। सुनील कुशवाहा, दीपक यादव बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं, उनकी चीनी मिल है वहाँ पर। और एक बात जो वहाँ पर प्रधानमंत्री जो इस इलाके में कह के गए कि आएंगे तो यहीं की चीनी से चाय पिएंगे, वो पूरी नहीं हुई है। तो उसको लेकर एक नाराज़गी है लोगों के भीतर। तो आप समझ सकते हैं कि कुशवाहा वोटर को लेकर इस समय लालू प्रसाद यादव ने जो 3-4 जगहों पर उनको टिकट दे दिया, उसको लेकर हवा बन गई लालू प्रसाद यादव के पक्ष में। और वहाँ पर वाल्मीकि नगर में अगर ये हो गया, और आप समझ सकते हैं कि ये मुकेश सहनी का गठबंधन भी जो है, मुकेश सहनी भी निषाद मतदाताओं को अगर प्रभावित कर गए, जैसा कि लग रहा है कि ये होगा, तो अगर हुआ तो ये सीट भी माने बहुत साफ तो नहीं तो लेकिन कह सकते हैं कि ये सीट फंसी हुई लग रही है। और फिर शिवहर आ गया। शिवहर में एकदम साफ स्थिति नज़र आ रही है। मैंने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद कोई इस तरह की नेता, काम करने वाली और जुझारू लेडी हैं, ऐसा कोई है नहीं। रितु जायसवाल जुझारू लेडी है और उसने अपने मुखिया रहते अपने क्षेत्र का विकास करके उन्होंने दिखाया है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव की टीम का पूरा बैकअप उनके साथ है। दूसरा, उनकी जाति का वह सबसे बड़ी बात उनकी जाति का है। उस इलाके में भी ये मतदाता जो हैं वैश्य और कुशवाहा मतदाता जो हैं, ख़ास तौर पे आनंद मोहन के भाषण के बाद जब से उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, उसके बाद लोगों में जो नाराज़गी हुई वो। दूसरा, रमा देवी चुपचाप बैठ गई हैं। पंकज जायसवाल जो हैं उन्होंने ये क्षमा करें पवन जायसवाल जो है उन्होंने भी उनके खिलाफ एक जनमानस बनाने की कोशिश की है। और ख़ास तौर पे दलित मतदाता, जिससे जय कृष्णैया की हत्या के बाद आरजेडी ने इसको एक इशू बना दिया कि इन्होंने दलित की हत्या की है, दलित डीएम की, तो उसका एक असर बन गया है। तो लवली आनंद की सीट भी, मैंने कल भी हम लोग इस बार बातचीत कर रहे थे कि शिवहर की सीट फंसी हुई लग रही है। वो वैश्य जिधर जाएंगे, हाँ वैश्य जिधर चले जाएंगे वो उधर वो सीट वो उनकी हो जाएगी। और इसमें माने प्लस में दिख रही हैं रितु जायसवाल जो वहाँ से इनकी इंडी गठबंधन की प्रत्याशी। और फिर सिवान की सीट है।
सिवान में भी मामला बहुत ही दिलचस्प हो गया है। हिना साहब के पक्ष में अगड़ी जाति के लोग खड़े गए। आप देख रहे हैं कि हिना साहब ने जब नॉमिनेशन किया उस समय ही भगवा साफा लिए हुए, पगड़ी लिए हुए, झंडा लिए हुए लोग उनके साथ घूम रहे थे। और अब ये बन गई है बात कि वहाँ पर जो प्रत्याशी जेडीयू की हैं, उनके पति जो हैं वो भाकपा माले के प्रत्याशी, भाकपा माले के नेता रहे हैं। और लोग अब ये मानने लगे हैं कि ये वोट अगर हम देंगे तो भाकपा माले को दे रहे हैं। इसलिए शहाबुद्दीन को अगर किसी ने बैक किया, शहाबुद्दीन को अगर किसी ने सपोर्ट किया तो अगड़ी जाति के लोग थे, वहाँ के राजपूत और ब्राह्मण और भूमिहार वहाँ के थे। उन लोगों ने शहाबुद्दीन को खड़ा किया था, तो वो उनकी ताकत बन के खड़े थे। इस बार वो ताकत शहाबुद्दीन की पत्नी के साथ खड़ी दिख रही है। लग रही है, ये लग रहा है कि अगड़ी जाति के मतदाता उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई में राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी जी वो किनारे हो जाएंगे। सीधी लड़ाई इनसे जदयू और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के बीच हो जाएगी। फिर अब गोपालगंज में आप देखिए, वो सीट तो गई है वीआईपी के उसमें, और गोपालगंज की सीट में आलोक सुमन ये जेडीयू के सिटिंग कैंडिडेट हैं। आलोक सुमन को लग रहा है कि वहाँ एक मजबूत नेता है। मैंने मन में जहाँ तक उनको समझा है, आलोक सुमन सिटिंग कैंडिडेट भी हैं और क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो आलोक सुमन के सामने जो प्रत्याशी है वो मजबूत प्रत्याशी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गोपालगंज की सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती है। उनको कोई बहुत मुश्किल लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। महाराजगंज में लड़ाई दिलचस्प हो गई है और हर रोज़ लड़ाई दिलचस्प बनते जा रही है। वहाँ भूमिहार कैंडिडेट को कांग्रेस ने जो सीट दे दी है, तो भूमिहार को एक उम्मीद, माने जैसा कि आप देख रहे हैं पाली में विक्रम पाटलिपुत्र में भी उसको दिख रही है, आप यहाँ महाराजगंज में भी भूमिहार वोटर जो है वो एक उसके पक्ष में खड़ा हो गया है। तो अगड़ी जाति का ब्राह्मण वोटर भी कई गाँव में, ब्लॉक में कह सकते हैं, खाली गाँव पंचायत नहीं, कई प्रखंडों में ये हवा बन गई है कि ब्राह्मण और भूमिहार महाराजगंज में जनार्दन सिग्रीवाल के खिलाफ मन बना चुका है। और ऐसा अगर हुआ तो राजपूत वोटर तो इंटैक्ट है इस बार। माने यादवों और राजपूतों की जो लड़ाई हुई है इस चुनाव में, छपरा में भी जो हो गई, उसको लेकर राजपूत वोटर इंटैक्ट हो गया। वो उनके साथ, जनार्दन सिग्रीवाल के साथ खड़ा है, नाराज होने के बावजूद भी, क्योंकि क्षेत्र में वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो काम नहीं करते। लेकिन जो लड़ाई हुई उसको लेकर राजपूत वोटर सक्रिय। अब ये हवा तब तक अगर नहीं बनी कि भूमिहार और ब्राह्मण भी, अगड़ी जाति के तमाम वोटर इंटैक्ट नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, तो जनार्दन सिग्रीवाल की मुश्किल बढ़ जाएगी। क्योंकि पिछली बार इनको बढ़ चढ़कर भूमिहारों ने और ब्राह्मणों ने वोट किया था। अगर वो वोट खिसका तो वो चला जाएगा कांग्रेस को, और ये अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह वहाँ से। माना जाए कि लालू यादव ने कांग्रेस को वहाँ पर सीट देकर और कांग्रेस ने भूमिहार को उतार कर एक बड़ी राजनीतिक चाल चल, हाँ ये चाल कह सकते हैं। शुरू में तो ये लग रहा था कि लालू यादव ने जान छोड़ा लिया, वो टिकट दे दिया कि मैंने उस विवाद में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि लालू यादव ने एक चाल, हाँ मास्टर स्ट्रोक इसको कह सकते हैं, कि महाराजगंज की सीट पर उन्होंने एक बड़ा चैलेंज एनडीए को, माने खास करके भाजपा को दिया है कि ये सीट जीत कर दिखाओ। और अखिलेश सिंह तो उनके माने परम शिष्यों में से एक हैं, तो वो अखिलेश सिंह उनकी बात पर गए। ये चर्चा कल हम कह रहे थे कि ये कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी कि अगर वहाँ पर किसी राजपूत को टिकट कांग्रेस ने दिया होता तो बड़ा चैलेंज हो सकता था। लोग बात कर रहे थे, छोटे सरकार के बेटे निखिल बाबू की बात हो रही थी कि निखिल बाबू को दे दिया जाता तो कांग्रेस, ये बीजेपी के लिए चैलेंज हो जाता। लेकिन निखिल बाबू कभी महाराजगंज में चुनाव नहीं लड़े हैं कभी, हाँ केवल एक मैंने जाति के आधार पर। लेकिन ये तो मास्टर स्ट्रोक है, ये भी जाति का ही सवाल है कि मैंने अखिलेश सिंह के बेटे मैंने एक भूमिहार को वहां दे दिया, बीजेपी का कोर वोट ही दरका दिया। हाँ दरका दिया। माने वो तो माने चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद के बाद दूसरा चित्तौड़गढ़ महाराजगंज कहा जाता है। महाराजगंज में एक भूमिहार कैंडिडेट चैलेंज बन के खड़ा हो गया है और चित्तौड़गढ़
का किला दरकने लगा है। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब देखिए, अब तो चुनाव आ रहा है, कल लोग सुबह में लाइन में लग जाएंगे और प्रत्याशियों के वैशाली में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। वैशाली में भी मुन्ना शुक्ला मजबूती से आगे बढ़े हैं, उभर कर सामने आए हैं। वीणा देवी के खिलाफ लोगों में नाराजगी इसलिए है कि उसके रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने क्यों उनको टिकट दी, जबकि उनके साथ वो बेईमानी कर रही थी। आखिर समय में लोगों को ये लगा कि पैसे का लेन देन हुआ, वीणा देवी को टिकट दिया गया। और वीणा देवी को लेकर क्षेत्र की जनता में भी आक्रोश है। वीणा देवी को राजपूत वोटर वहाँ वोट करेंगे निश्चित रूप से। दिनेश सिंह के पास धन बल भी है, उनके पति जो हैं तो धन भी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही है। मुन्ना शुक्ला मजबूती से उभर कर आए हैं, वहाँ भी भूमिहार और ब्राह्मण वोटर एकजुट होता दिख रहा है। और आरजेडी माने मुन्ना शुक्ला के पक्ष में वो वोट कर दिया तो वीणा देवी की मुश्किल। मुन्ना शुक्ला को जब टिकट देने की बात थी, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, बड़ा बखेड़ा हो गया था। हुआ कि अब इनको टिकट देके कोई फायदा नहीं, इन्होंने तो आरजेडी के ही पैर पे कुल्हाड़ी चला दिया है कि दलित वोट कट जाएगा। लेकिन फिर भी लालू यादव ने भरोसा करके मुन्ना शुक्ला को उतारा और मुन्ना शुक्ला ने कहिए कि हाजीपुर लोकसभा में भी चिराग पासवान के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था। और अब वैशाली में तो खड़ा कर ही निश्चित रूप से मुन्ना शुक्ला का वो इलाका है, माने लालगंज में तो उन लोगों का घर मकान है और उधर के वो दबंग लोग हैं। दूसरा कि मुन्ना शुक्ला को अति पिछड़ी जातियों का वोट जो है, माने लालू यादव, भाकपा माले, कांग्रेस का जो समर्थन है। और दूसरी बात यह है कि वैशाली में रघुवंश बाबू ने बड़ी काम किया है। रघुवंश बाबू को क्षेत्र की जनता खूब मानती जानती है और वो राजद के बड़े नेता थे, उपाध्यक्ष रहे थे, हालांकि बाद में वो नाराज भी हो गए थे। तो वो असर भी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का वहाँ पर असर है। और इस बार हमको लगता है कि मुन्ना शुक्ला बहुत तेज़ी से, अभी 2-3 दिनों में हवा जो बदली है तो मुन्ना शुक्ला उभर कर सामने आ गए हैं। मुन्ना शुक्ला उनको बड़ी चैलेंज बनकर खड़े हो गए हैं और वीणा देवी की मुश्किल बढ़ी हुई है। तो देखिए, कल 8 सीटों पर वोटिंग होगी और उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा जिन 8 सीटों के वोटिंग के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 3 संसदीय क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे। बक्सर के साथ ही काराकाट और पाटलिपुत्र में पीएम मोदी की जनसभा है। इन क्षेत्रों में 1 जून को 7वें चरण के तहत वोटिंग होगी। लेकिन भूमिहारों को किसी तरह से अपने पाले में करने के लिए और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पीएम मोदी का इन संसदीय क्षेत्रों में आना बहुत ज़रूरी हो गया है, खासकर काराकाट के लिए। लेकिन इन 8 सीटों की चर्चा करें तो जहां पर एनडीए के सिटिंग सांसद हैं, लेकिन इस बार कई सीट हैं जहां पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संजय जायसवाल हैं बेतिया में, उनके लिए मुश्किल बढ़ी हुई है। और कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्हें अचानक से कांग्रेस ने मैदान में उतारा, मदन मोहन तिवारी, वो भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो अन्य 4 सीट है जहां मामला फंसता और बिगड़ता दिखाई दे रहा था, उसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे। अब कल जब वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 साढ़े 6 बजे तक वोटिंग खत्म होगी, तो उस पर भी हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।